कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें जमीन के गहरे अंधेरों में दफना देना ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान की फितरत है वो वहां कदम जरूर रखता है जहां मौत उसका इंतजार कर रही होती है। शहर की चमकती रोशनियों में रहने वाले नए खून को लगता है कि डर सिर्फ दादी नानी की कहानियों में होता है। उन्हें नहीं पता कि जब शहर की सख्त सड़कें खत्म होती हैं और गांव की कच्ची मिट्टी शुरू होती है, तो वहां सदियों पुराना एक ऐसा अंधेरा सरक रहा होता है जो सिर्फ एक गलती का इंतजार करता है। एक ऐसी गलती जो आपको जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दे। आज की कहानी भी एक ऐसी ही गलती की है। ट्रेन का डिब्बा बिल्कुल पुराना है। पीली रोशनी धीमे धीमे झटके खा रही है, जिससे दीवारों पर लंबी लंबी डरावनी परछाइयां बनती है। अर्जुन खिड़की के पास बैठा है। बाहर बिल्कुल सन्नाटा है, सिर्फ अंधेरी खेत और भटकते हुए पेड़ दिख रहे हैं। अर्जुन का फोन थोड़ा वाइब्रेशन के साथ बजता है। माँ? हाँ माँ, आवाज आ रही है आपकी? हेलो? हाँ, अभी थोड़ा नेटवर्क आया है। अर्जुन बेटा, कहाँ पहुंचे? ट्रेन कितनी देर में रुकेगी? इतनी देर हो गई, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। मौसम भी अचानक खराब हो रहा है यहाँ गांव में। माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत करो। ट्रेन बस आखिरी स्टेशन पर रुकने ही वाली है। मुश्किल से 5-10 मिनट और लगेंगे। 2 साल बाद घर आ रहा हूँ, थोड़ा लेट तो बनता है ना। पापा सो गए क्या? नहीं, तेरे पापा भी जाग रहे हैं। बेटा, स्टेशन पर उतरकर सीधे चले आना। आजकल राह चलते लोगों से ज्यादा बात मत करना। आज की रात थोड़ी अजीब लग रही है। हवाओं में बहुत शोर है। माँ, आप भी ना अभी तक वही पुराने गांव के डर लेकर बैठी हैं। मैं शहर में अकेला रहता हूँ, अब मैं बच्चा नहीं रहा। स्टेशन से कोई भी ऑटो या रिक्शा पकड़कर आ जाऊंगा। आप और पापा आराम करो, मैं थोड़ी देर में दरवाजा खटखटाऊंगा। रखूं अभी? नेटवर्क जा रहा है। ठीक है बेटा, संभल कर आना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे। 2 साल बीत गए। गांव की मिट्टी आज भी वैसी ही लग रही है, पर ये सन्नाटा पहले कभी इतना भारी नहीं लगता था। ट्रेन एक झटके के साथ रुकती है। स्टेशन बिल्कुल छोटा और खंडर जैसा है। अर्जुन अपना भारी पिट्ठू बैग टांगता है और ट्रेन से नीचे उतरता है। जमीन पर पैर रखते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके जिस्म को छूकर गुजरता है। स्टेशन पर कोई दूसरा मुसाफिर नहीं उतरा। पूरा प्लेटफॉर्म खाली है। जब अर्जुन ने उस सुनसान स्टेशन पर कदम रखा, तो उसे एहसास हुआ कि गांव का सन्नाटा शहर के शोर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। ऐसा सन्नाटा जहां आपको अपनी ही सांसों की आवाज किसी दूसरे की आहट जैसी लगने लगती है। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। काले डरावने बादल अचानक आसमान पर ऐसे फैल गए थे जैसे उन्होंने पूरे जहां को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया हो। रोशनी का एक कतरा भी जमीन पर नहीं गिर रहा था। अर्जुन स्टेशन से बाहर निकलता है। बाहर डाल खाली सड़क है। दोनों तरफ सदियों पुराने डरावने पेड़ हैं, जिनकी झाड़ियां हवा के जोर से आपस में टकरा रही हैं। उसके चिल्लाने पर सिर्फ जंगल से उसकी अपनी ही आवाज गूंज कर वापस आती है। कोई जवाब नहीं मिलता। यार, एक भी ऑटो नहीं है यहाँ। इस तूफानी मौसम में अब मैं गांव तक पैदल कैसे जाऊंगा?
5 किलोमीटर का रास्ता है और ये जंगल का रास्ता तो दिन में भी डरावना लगता है। अर्जुन रास्ते के किनारे खड़ा होकर फोन निकालता है, पर नेटवर्क बिल्कुल गोल है। अचानक जंगल के अंधेरे रास्ते से एक धीमी आवाज आना शुरू होती है। पहले तो लगता है कि ये हवा का शोर है, पर धीरे धीरे लकड़ी के पहिए की और बैलों के गले में बंधी पीतल की घंटियों की आवाज साफ होने लगती है। अर्जुन उस तरफ ध्यान से देखता है। अंधेरे को चीरते हुए एक पुरानी बैलगाड़ी आती दिखाई देती है। गाड़ी के आगे 2 काले बैल हैं और ऊपर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। उसने अपने सर और चेहरे पर एक पुराना काला मफलर बहुत कसकर लपेटा हुआ है। बैलगाड़ी बिल्कुल अर्जुन के पास आकर रुकती है। पहिए का शोर रुकता है और एक भारी खामोशी छा जाती है। अरे बाबा, शुक्र है आप मिल गए। मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ। मुझे रामपुर गांव जाना है। मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं। इस मौसम में कोई ऑटो नहीं मिल रहा। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे? मैं आपको अच्छे पैसे दे दूंगा, जितने आप बोलो। बूढ़ा आदमी बिल्कुल हिला बिना बैठा रहता है। कुछ सेकंड्स तक वो खामोश रहता है। फिर वो धीमे से अपना सर उठाता है। उसकी आंखें बहुत अंदर धंसी हुई हैं और उनमें एक अजीब सा खालीपन है। वो अर्जुन को सरसरी निगाह से ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बोलने का तरीका बहुत धीमा और भारी है। रामपुर बेटा, इस वक्त रात बहुत गहरी हो चुकी है और आसमान का मिजाज ठीक नहीं है। इस तूफान में यहां रुकना मौत को बुलावा देना है। चलो बैठो पीछे, पर ध्यान रहे गाड़ी में खामोश रहना। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। अगर आप ना मिलते तो मुझे आज रात यहीं स्टेशन पर ही काटनी पड़ती। बूढ़ा आदमी अपने डंडे से बैलों को इशारा करता है और बैलगाड़ी धीमे धीमे कच्ची सड़क पर आगे बढ़ने लगती है। बैलगाड़ी अब गांव के उस रास्ते पर है जो दोनों तरफ से घने और काले जंगल से घिरा हुआ है। पेड़ों की टहनियां इतनी घनी है कि उन्होंने रास्ते पर एक छत बना दी है, जिससे अंधेरा और ज्यादा गहरा हो गया है। अचानक आसमान में एक बहुत तेज बिजली कड़कती है और कड़क के तेज ठंडी बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें इतनी ठंडी है कि अर्जुन के जिस्म में कपकपी छूटने लगती है। बूढ़ा आदमी अचानक घबरा जाता है और बैलों की रस्सी को जोर से झटकता है। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। इस वक्त बारिश नहीं होनी चाहिए थी। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्या हुआ बाबा? मौसम खराब था तो बारिश तो होनी ही थी। इसमें घबराने वाली क्या बात है? हम जल्दी पहुंच जाएंगे। बूढ़ा आदमी धीमे से पीछे देखता है, पर उसका चेहरा अंधेरे में ढंग से नहीं दिखता। उसकी आंखें डर से फटी हुई है। तुम शहर के लोग डर को मजाक समझते हो। ये कोई आम बारिश नहीं है बेटा। हम इस वक्त जिस जंगल से गुजर रहे हैं, इसे गांव वाले श्रापित जंगल कहते हैं। जब यहाँ बारिश होती है तो वो जमीन से निकलता है। जो इस बारिश के पानी में भीगता है वो अपनी ही परछाई खो देता है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब चाहे जो हो जाए, इस बैलगाड़ी से नीचे भूल कर भी मत उतरना,
अगर तुम्हारा बैग गिर जाए, अगर तुम्हें कोई पुकारे या अगर तुम्हें सामने मौत भी दिख जाए, तब भी अपना पैर इस लकड़ी की गाड़ी से नीचे मत रखना। अगर जमीन को छुआ तो ये मिट्टी तुम्हें निगल जाएगी। बाबा आप भी ना, गांव वाले आज भी वही सदियों पुरानी डरावनी कहानियां लेकर बैठे हैं। परछाई भला कैसे अलग हो सकती है? ये सब वहम होता है। खामोश, अपने इस शहरी दिमाग को बंद रखो। जिसने भी इस बात को मजाक समझा, उसकी रूह आज भी इस जंगल में भटक रही है। चुपचाप बैठे रहो और आगे देखो। अर्जुन ने बूढ़े की बात को मजाक में उड़ा दिया, पर जैसे जैसे गाड़ी जंगल के उस हिस्से में दाखिल हो रही थी जहां अंधेरा सबसे गहरा था, अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे लग रहा था जैसे पेड़ों के पीछे से हजारों आंखें उसे घूर रही है। हवाओं में अब एक अजीब सी रोने और कराहने की आवाज घूमने लगी थी। अचानक दोनों बैल जोर से डकारने लगते हैं और घबराकर वहीं रुक जाते हैं। अर्जुन सामने देखता है, रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच बारिश के बहते हुए पानी में एक बहुत लंबा काला साया खड़ा है। वो बिल्कुल किसी लंबा चौड़ा इंसान जैसा है, पर उसकी कोई शक्ल नहीं है। उसका जिस्म धीमे धीमे धुएं की तरह हिल रहा है। आसमान में बिजली कड़कती है, पूरा जंगल रोशन हो जाता है, पर उस खड़े हुए साए की जमीन पर कोई अपनी परछाई नहीं बन रही, क्योंकि वो खुद एक जिंदा परछाई है। बाबा वो सामने क्या खड़ा है? वो कौन है? बूढ़े आदमी का जिस्म डर से बिल्कुल पत्ते की तरह कांप रहा होता है। वो बिना जवाब दिए अपनी लाठी उठाता है और बैलों को पूरी ताकत से पीटना शुरू करता है। हट हट, भगाओ इनको, तेजी से निकलना होगा। बैलगाड़ी उस साए की तरफ तेजी से बढ़ती है। अर्जुन अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जैसे ही गाड़ी उस साए के पास पहुंचती है, वो साया अचानक हवा में धुएं की तरह गायब हो जाता है। बैल डर के मारे बेकाबू होकर दौड़ने लगते हैं। गाड़ी हिचकोले खाती हुई जंगल के रास्ते पर तेजी से आगे निकल जाती है। अर्जुन गाड़ी का कोना पकड़कर किसी तरह बैठा रहता है। उसका दिल हलक में आ चुका होता है। कुछ देर तक बैलगाड़ी दौड़ती रहती है, फिर धीरे धीरे रास्ता थोड़ा साफ होता है और बैलों की रफ्तार धीमी होती है। अर्जुन और बूढ़ा आदमी गहरी गहरी सांसें लेते हैं। बाबा, वो क्या था? वो सच में कोई भूत था? मैंने अपनी आंखों से देखा, उसकी कोई परछाई नहीं थी। अर्जुन जैसे ही डर के मारे अपने साथ बैठे बूढ़े की तरफ देखता है, वो बूढ़ा आदमी धीमे से अपने चेहरे से वो मफलर हटाता है। जैसे ही मफलर हटता है, अर्जुन के होश उड़ जाते हैं। उस आदमी के चेहरे पर न कोई आंख है, न नाक है, न मुंह है। वो बिल्कुल सपाट, खाली और सदियों पुरानी एक काली परछाई है। अर्जुन बिना सोचे समझे बैलगाड़ी से दूर कूद जाता है। वो कीचड़ और पानी से भरे रास्ते पर गिरता है।
उसका बैग दूर जा गिरता है। वो घबराकर जमीन पर पीछे सरकने लगता है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही है। वो पूरा भीग चुका है। वो रोती हुई आंखों से ऊपर देखता है। बैलगाड़ी पर बैठा वो साया अब धीमे धीमे नीचे उतर रहा है। और सिर्फ वही नहीं, जंगल के पेड़ों के पीछे से धीमे धीमे ढेरों ऐसी ही अजीब और खौफनाक मखलूक निकलने लगती हैं। उन सब के जिस्म काले हैं, उनकी कोई शक्ल नहीं है। बूढ़े आदमी की आखिरी चेतावनी अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। इस बारिश में नीचे मत उतरना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने जमीन को छू लिया था। वो उन काली मखलूक के बीच फंस चुका था जिन्हें देखकर मौत भी कांप जाए। वो सदियों से इस जंगल में भटकने वाली वो आत्माएं थीं जो सिर्फ एक जिंदा जिस्म की तलाश में थीं। एक ऐसा जिस्म जिसे वो अपनी परछाई बना सकें। बूढ़े आदमी की आखिरी चेतावनी अर्जुन के कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। इस बारिश में नीचे मत उतरना। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने जमीन को छू लिया था। वो उन काली मखलूक के बीच फंस चुका था जिन्हें देखकर मौत भी कांप जाए। वो सदियों से इस जंगल में भटकने वाली वो आत्माएं थीं जो सिर्फ एक जिंदा जिस्म की तलाश में थीं। एक ऐसा जिस्म जिसे वो अपनी परछाई बना सकें। अर्जुन घबराकर पीछे हटने की कोशिश करता है, पर एक मखलूक उसके पैर की तरफ अपना काला हाथ बढ़ाती है। अर्जुन पूरी ताकत से चीखता है। अचानक एक बहुत ही तेज कांप देने वाली बिजली आसमान में कड़कती है, जिससे पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल सफेद रोशनी में डूब जाता है। और उस रोशनी में उन सब मखलूक के सपाट चेहरों पर एक खौफनाक मुस्कान दिखाई देती है।